चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भली भांति सही तरीके से, सुचारू तरीके से चल रही होगी और आप सभी अपने तैयारी को आनंद लेते हुए कर रहे होंगे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ रहा होगा दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। संघर्ष के बाद जो मुकाम मिलता है उसको जीने का अपना ही मज़ा है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गंगोत्री जीएस एकेडमी आप लोगों के लिए लगातार करेंट अफेयर्स का सेशन ला रहा है और आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले जो भी सेशन है उसमें भी आप लोग का सहयोग बना रहेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले आप लोगों से यह गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी नया से नया सेशन का लाभ मिल सके, बेहतर से बेहतर सेशन का लाभ मिल सके और वो एग्ज़ाम को पास कर सकें, ठीक है। और ये सहयोग आपके द्वारा लगातार जो किया जा रहा है उसके लिए हम लोग समस्त टीम जो है गंगोत्री जीएस एकेडमी की आभारी है, ठीक है। और इन्हीं सभी शुभकामना है आप सभी का कि आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दें और जो भी इससे संबंधित समस्या है वो आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको बताए थे कि आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी दिक्कत परेशानी हो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है दोस्तों, देखिए आज का पहला सवाल है कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित किया गया। आप लोग को बताना है कि 18वां फिल्म महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास गोवा, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। गोवा, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो चलिए इसका सही आंसर है मुंबई, ठीक है। आइए 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, इसका सही आंसर है मुंबई। आइए चलिए, तो सही आंसर क्या है, मुंबई है। हालांकि मुंबई में मनाया गया इसको, लेकिन कई जगहों पे इसका प्रसारण भी किया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 38 देशों से 1018 फिल्म की रिकॉर्ड प्रस्तुति के साथ, ठीक है। कितने देश, तो 38 देश, ठीक है। ठीक 38 देश से 1018 फिल्मों की रिकॉर्ड प्रस्तुति के साथ 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुख्य रूप से 15 जून से 21 जून, याद रखिएगा कब से कब है, तो 15 जून से 21 जून 2024 तक मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया, तो मुंबई में। कब से कब आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा 15 से 21 जून तक। कितने देश, 38 देशों से, ठीक है। और कितने फिल्म है, 1018। हालांकि इसकी स्क्रीनिंग जो है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे जैसे अन्य शहरों में भी किया गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ इसका स्क्रीनिंग किया गया था, या जो आपसे पूछा जाएगा कि जो 18वां फिल्म महोत्सव मनाया गया उसका स्क्रीनिंग किस राज्य में या किस शहर में नहीं किया गया था, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन है वो मुंबई में किया गया। कब किया गया, 15 से 21 जून तक। और इसकी स्क्रीनिंग जो है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे जैसे शहरों में भी
किया गया। तो चलिए आज का दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके पास कमलेश पासवान, ऑप्शन है आपके पास कमलेश पासवान, अश्वनी यादव, राजप्रिय सिंह और चंद्रशेखर। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमलेश पासवान, अश्विनी यादव, राजप्रिय सिंह और चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर है राजप्रिय सिंह। याद रखिएगा, राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। 2010 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए की गई सिफारिश के बाद हुई। तो याद रखिएगा राजप्रिय सिंह कौन थे? याद रखिएगा, तो 2010 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे। ठीक है, और इन्हें ही जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है। आइए तीसरा सवाल, कर्नाटक में अनारक्षित निर्वाचन, ठीक है, कर्नाटक में अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी। तो आपको बताना है कि कर्नाटक में अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है। या याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला जो कि लोकसभा सीट, कर्नाटक में लोकसभा सीट जो अनारक्षित लोकसभा सीट है उसमें विजेता हुई है, वो जीत हासिल की है, उनका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास सुभाषनी अली, सुबाजर की होली और प्रियंका जार को होली और अनीता आर्य। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रियंका जार कोहली। ठीक है, प्रियंका जार कोहली। ठीक है, प्रियंका जार कोहली जो है कर्नाटक में अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने लोकसभा सीट से निर्वाचित होने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रियंका जार कोहली ने कर्नाटक में अनारक्षित निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा सीट जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने मौजूदा सांसद अन्ना साहेब जोले को हराकर चिकोडी निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस निर्वाचन क्षेत्र से वो विजेता हुई है, तो चिकोडी निर्वाचन क्षेत्र से प्रियंका जार कोहली जो है अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र, उनका नाम है चिकोडी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है। इसके अलावा किनको हराई है? याद रखिएगा, तो अन्ना साहेब जोले को हराई है। ठीक है, किनको हराई है? अन्ना साहेब जोले को हराई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे हम लोग बढ़े, चौथा सवाल क्या कहता है। चलिए चौथा सवाल में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024
कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 जून, 11 जून, 21 जून, 1 जुलाई। तो फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया। इसका सही आंसर है 11 जून। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 11 जून को मनाया गया है। चलिए देखिए, 11 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 मनाया गया। यह बच्चों के बीच रचनात्मक लचीलापन और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने में खेल के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये समझिएगा। तो बच्चों में रचनात्मक विकास करना है, खेल के प्रति उनको जागरूक करना है। इसके अलावे सामाजिक कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। ठीक है, बच्चों में कौशल विकास करना है, इसके अलावे खेल के प्रति उनको प्रोत्साहित करना है, इसके अलावे सामाजिक कौशल को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए यह मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने पर भी जोर देता है। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो भी खेल है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मानक है। ठीक है, जैसे क्रिकेट हम लोग भी खेलते थे बचपन में, लेकिन क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मानक का जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्तर पे था? नहीं था। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर जितने नियम लागू होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उतने हम लोग फॉलो नहीं करते थे। तो इसमें बोला जा रहा है कि 11 जून को जो खेल दिवस मनाया जाता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार खेल को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने पर भी जोर दिया जाता है कि आप जो खेल खेल रहे हैं उसकी जो मानकता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका सही से विकास हो सके। ठीक है, आप उस खेल के प्रति जागरूक बन सके, जिससे समुदायों और संस्कृतियों में इसके लाभ को बढ़ावा मिलता रहे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार यदि लगातार खेल का आयोजन होगा तो इससे क्या होगा कि इससे अलग अलग जो समुदाय है और अलग अलग जो संस्कृति के बीच खेलों को बढ़ावा मिलेगा और खेल से होने वाले लाभ को भी सभी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे लोग प्रेरित होंगे। जैसे अलग अलग जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं खेल से संबंधित, सचिन तेंदुलकर हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, तो इन सभी को देख करके भी लोगों को इच्छा होती है कि हम भी ऐसा बन सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर खेलों को विकसित करना है, इसको मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना है, जिससे कि लोग इससे प्रेरित हों और लोगों को इससे लाभ मिल सके। इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां सवाल। 5वां सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC का 112वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपके पास न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, वियना। तो चलिए सही आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र जिनेवा में आयोजित किया गया है। चलिए आगे इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC का 112वां सत्र जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा आयोजित यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर चर्चा करने और उन्हें निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर चर्चा करने और उसे निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। देखिए आप समझिए कि जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है,
जो भी परिश्रम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो जहाँ पे जो भी एम्प्लॉय हैं जिनके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका यह दायित्व है कि काम के जैसा माहौल भी बनाया जा सके, उनका शोषण ना हो सके, काम के जैसा माहौल वहां पे बनाया जा सके। तो उसी पर चर्चा करने के लिए, ठीक है, कि जो भी लोग श्रम कर रहे हैं तो उनको किस प्रकार से उनका मानक हो, ठीक है, उसके जैसा माहौल हो, इस पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पे सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। जैसे आप समझिए कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत में भी लागू है ना, कि एक ही जगह पे एक ही ऑफिस में एक ही काम कर रहे हैं तो उनको अलग अलग वेतन नहीं देना है, सेम वेतन देना है। इसके अलावा महिला और पुरुष के लिए भी सेम ही वेतन देना है, सेम कार्य के लिए। किसी का शोषण नहीं करना है। हाँ, उनकी क्षमता के अनुसार उसको पारिश्रमिक दिया जा सकता है, लेकिन सेम क्षमता का काम आप ले रहे हैं और उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार किस प्रकार से कार्य करने का माहौल विकसित किया जाए, उनको ऐसा पर्यावरण दिया जाए, इस पर चर्चा करना है। और इसके अलावे इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो सामाजिक न्याय को स्थापित करना और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। सचिव सुमित्रा डाबरा के नेतृत्व में भारत सहित 187 देशों के प्रतिनिधित्व मंडल जेनेवा में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान श्रम से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने में भाग लिया। अब देखिए दोस्तों, यहां से एक और सवाल सामने निकल के आ रहा है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो सत्र हुआ, भारत के तरफ से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, सचिव सुमित्रा डाबरा के द्वारा भारत का नेतृत्व किया गया। इसके अलावा इसमें कितने सदस्य देशों ने भाग लिया या कितने देशों के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया, प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भाग लिया? तो 187 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल ने इसमें भाग लिया है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। चलिए, तो यहां से ये सवाल निकल के आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं छठा सवाल क्या कहता है। आइए छठा सवाल, किस भारतीय राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है? तो छठा सवाल में पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बताना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की गई है। आगे इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा या कितने राशि की घोषणा की गई है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो 100 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचों को बढ़ाकर और महाराणा प्रताप से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत स्थलों जैसे उदयपुर, चावंड, हल्दी घाटी और अन्य को संरक्षित करके पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा, ये जो महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट का विकास किया जाना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यटन से संबंधित जो बुनियादी ढांचा है, ठीक है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है। इसके अलावा महाराणा प्रताप से संबंधित जितनी भी बातें जुड़ी हुई है, ठीक है, या उनसे जो भी स्थल जुड़े हुए उनको विकसित करना है और पर्यटन के रूप में
उसको बढ़ावा देना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आर्थिक जो है लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वहाँ के लोगों को रोजगार की भी प्राप्ति होगी। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में पर्यटन एक सबसे विकसित नवीनतम उद्योग के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो राजस्थान की सरकार के द्वारा भी महाराणा प्रताप से जुड़े जितने भी जानकारी है, जितने भी स्थल है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए 7वां सवाल क्या कहता है, 2025 से 29 तक मोटो जीपी भारत कार्यक्रम कहां आयोजित किया जाएगा। तो आपको बताना है कि 2025 से 2029 तक मोटो जीपी भारत कार्यक्रम कहां आयोजित किया जाएगा या कहां आयोजित किया जाना है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है नोएडा। सही आंसर है नोएडा। नोएडा में 2025 से 29 तक मोटो जीपी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आगे हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 2025 से 2029 तक मोटो जीपी भारत इवेंट उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित किया जाना है। मौसम की स्थिति के कारण 2024 से स्थगित होने के बाद इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए नोएडा को आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। ठीक है, मौसम की स्थिति के कारण 2024 से यह स्थगित था। ठीक है, 2024 से स्थगित था। इसके बाद जो है जब प्रारंभ किया जा रहा है तो इसको नोएडा को आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। इस इवेंट का उद्देश्य भारत में मोटरसाइकिल रेसिंग की लोकप्रियता को बढ़ाना है। तो मोटो जीपी 2024 से 2029 का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा भारत में मोटरसाइकिल रेसिंग को बढ़ाना, और उम्मीद है कि यह देश भर और विदेश से उत्साही लोगों को आकर्षित करेगा। ठीक है, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अलग अलग देशों से ठीक है, और अपने देश से जो भी इससे संबंधित लोग हैं उनको यह उत्साह देगा और उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा कि चलिए एक और रेसिंग जो है भारत में शुरू की जा रही है, भारत भी इसमें भागीदार हो रहा है। ऐसे हम लोग बचपन में भी देखिए मोटो जीपी रेसिंग देखते थे बाइक वाला, लेकिन हम लोग को उतना समझ में नहीं आता था क्योंकि नाम ही नहीं जानते थे, है ना। यदि हम लोग नाम जाने और इसको बढ़ावा मिलेगा, जिस प्रकार से क्रिकेट के बारे में हम लोग जानते हैं तो बड़े चाव से हम लोग देखते हैं, तो उसी प्रकार से भारत में मोटरसाइकिल रेसिंग जो है उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए 2025 से 29 तक मोटो जीपी भारत इवेंट उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ताकि मोटरसाइकिल रेसिंग में भारतीय लोग भी भागीदारी ले सके और इसकी लोकप्रियता बढ़ सके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने तिब्बती आत्मनिर्णय के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया है। देखिए एकदम रिसेंट न्यूज है दोस्तों, और एग्जाम में एकदम पूछने वाला है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। लगातार भारत का जो कद है वो वैश्विक स्तर पे बढ़ रहा है। ठीक है, और जहां का सदस्य भारत नहीं भी है, जिस ग्रुप का सदस्य नहीं भी है, वहां पे भी भारत को तवज्जो दिया जा रहा है, विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने तिब्बती आत्मनिर्णय के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन है आपके पास भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। तो सही आंसर इसका होगा कनाडा। अभी हाल ही में कनाडा में जो है ऐसा पारित किया गया है कि जो तिब्बत है उसको स्वतंत्र देश घोषित किया जाए। तिब्बत जो है स्वतंत्र देश घोषित किया जाए। इसके अलावे जो इनके प्रमुख है, तिब्बत के जो प्रमुख है, दलाई लामा का नाम आप लोग जानते होंगे। वहां के जो प्रमुख आए थे, दलाई लामा से भी मिले, उनसे बातचीत किए। उसके बाद जो है कनाडा में
यह जो है आत्मनिर्णय के समर्थन में प्रस्ताव को पारित किया गया है। चलिए आगे हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने हाल ही में तिब्बती आत्मनिर्णय का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें चीन की सांस्कृतिक आत्मसात नीतियों पर चिंताओं के बीच तिब्बतियों के अपनी नीतियों और आध्यात्मिक नेताओं को चुनने के अधिकारों पर जोर दिया गया। ठीक है, चीन का विस्तारवादी नीति है और चीन जो है अपनी संस्कृति तिब्बत के संस्कृति पर थोपता है कि आप मेरे ही संस्कृति को मानिए। लेकिन कनाडा के जो हाउस ऑफ कॉमन हैं, हाल ही में इन्होंने तिब्बत के आत्मनिर्णय के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया है और बोला गया है कि चीन जो है अपनी संस्कृति को तिब्बत पर थोप रहा है, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और तिब्बती लोगों को अपना आध्यात्मिक नेता चुनने का जो है स्वतंत्र रूप से मौका मिलना चाहिए, वो खुद से अपना नेता चुन सकते हैं। ब्लॉक क्यूबेकाइन सांसद एलेक्स बुर्नेल डुसेप द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, विशेष रूप से तिब्बत और चीन के भीतर इसकी स्वायत्तता के संबंध में कनाडा के रुख को दिखाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सांसद हैं उनका नाम है एलेक्सिस बुर्नेल डुसेप। ये इनके द्वारा जो मानवाधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संबंध में क्या इनका विचार है उनको व्यक्त करता है, और ये तिब्बत की स्वायत्तता के पक्षधर है। ठीक है, तिब्बत और चीन के भीतर इसकी जो स्वायत्तता के संबंध में कनाडा का क्या रुख है, ये इससे रेखांकित होता है। ये इसको दिखाता है कि जो कनाडा है वो तिब्बत के स्वायत्तता के पक्षधर है। ठीक है, कि चीन जो है अपनी संस्कृति को किसी दूसरे राज्य पर नहीं थोप सकता है। चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत तिब्बत को हथिया नहीं सकता है, उस पर कब्जा नहीं कर सकता है, अपने संस्कृति को थोप नहीं सकता है। तिब्बत के लोग भी स्वतंत्र हैं, अपना नेता चुन सकते हैं और वो एक स्वायत्त राज्य के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ऐसा कनाडा का रुख है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए 9 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान क्या है? तो आपको बताना है कि विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान क्या है। ऑप्शन है 5.5, 6.0, 6.6 और 7.0। तो चलिए इसका सही आंसर है 6.6। ठीक है, 6.6। तो विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का विकास दर जो है 6.6 पूर्वानुमानित किया गया है। चलिए आगे हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम द्विवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.6% पर बरकरार रखा है। यह अनुमान वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति तथा आर्थिक विस्तार की स्थिर गति को दर्शाता है। ठीक है, तो जो विश्व बैंक है द्विवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट निकालता है, उसमें भारत की जो वृद्धि की दर है, ठीक है, विकास की जो दर है वो 6.6 बरकरार माना है, 6.6 माना है। क्यों ऐसा माना है? क्योंकि विश्व बैंक के द्वारा ऐसा लग रहा है कि भारत तेजी से उभर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था जो है तेजी से उभर रही है। इसमें कई क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भारत की जो वर्तमान स्थिति है तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, इसको देखते हुए यह पूर्वानुमान लगाया गया है। इसमें कृषि उत्पादों में सुधार क्या क्या शामिल है देख लीजिए। कृषि उत्पादों में सुधार, मुद्रास्फीति में गिरावट, मजबूत निवेश में प्रत्याशित सुधार, यहाँ पे लगातार निवेश किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कारक शामिल हैं। पिछली विकास दरों से कम होने के बावजूद वैश्विक आर्थिक बदलावों के बीच लचीले उपभोग और निवेश की गतिशीलता से प्रेरित भारत का आर्थिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। तो विश्व बैंक के द्वारा जो भारत की विकास दर जो बढ़ रही है उसको सकारात्मक माना जा रहा है और इसी के तहत विश्व बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें जो विकास दर है
है ना, वो 6.6 माना गया है। चलिए चलिए जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमेक्स 24, ठीक है, जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमेक्स 24 वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आपको बताना है 10 नंबर सवाल में कि जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमेक्स 24 वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन है योकोसुका, मुंबई, चेन्नई, ओसाका, ठीक है। 2 भारत का शहर है और 2 जापान का शहर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि जीमेक्स 24 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है योकोसुका। योकोसुका जापान में है, ठीक है। योकोसुका में जीमेक्स 24 वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जापान भारत समुद्री अभ्यास, देखिए यहाँ पे ये समझिएगा कि जीमेक्स क्या है। तो जीमेक्स है भारत और जापान का समुद्री अभ्यास। जापान और समुद्री का जो जापान और भारत का जो समुद्री अभ्यास है उसी को जीमेक्स बोलते हैं। वर्तमान में जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। योकोसुका इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के 8वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो जीमेक्स जो है भारत और जापान का जो समुद्री अभियान है, समुद्री अभ्यास है, इसका 8वां संस्करण है जो योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल, ठीक है, भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच नौसैनिक सहयोग और अंतर संचालन को मजबूत करना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत और जापान के बीच जो नौसेना है, भारत में नौसेना बोलते हैं और जापान में समुद्री आत्मरक्षा बल बोला जाता है, इसके बीच नौसैनिक सहयोग और अंतर संचालन को मजबूत करना है, ठीक है। अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री दोनों चरण शामिल हैं। इसमें बंदरगाह को भी शामिल किया गया है और समुद्री क्षेत्र दोनों को शामिल किया गया है, जो परिचालन बातचीत को बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका मेन जो है लक्ष्य आप समझिए कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है, ठीक है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना इसका मेन केंद्रित पॉइंट है। इसी के लिए भारत और जापान जो है मिलकर नौसैनिक समुद्री अभ्यास जीमेक्स 24 संचालित कर रहा है। यह 8वां संस्करण है जो योकोसुका में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट, अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि अगले जो थल सेना अध्यक्ष हैं उसमें किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मेजर जनरल अशोक शर्मा और कर्नल संजय पटेल। तो आपको बताना है अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल राजेश कुमार की जगह अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ये किनको रिप्लेस कर रहे हैं, तो जनरल राजेश कुमार की जगह, ठीक है, जनरल राजेश कुमार की जगह जो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 39 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवा के साथ लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने उत्तरी सेना कमांड और महानिदेशक पैदल सेना सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं ये 39 वर्षों तक अपनी सेवा दे चुके हैं, ठीक है। और ये जो है जनरल राजेश कुमार की जगह पर
अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा इनको, तो याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है। तो आपको बताना है 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है। ऑप्शन है आपके पास नीदरलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो FIH ठीक है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है। तो सही आंसर है भारत। ठीक है, भारत को 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है। आगे हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। देखिए, भारत को 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए मेजबान देश के रूप में चुना गया है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि टूर्नामेंट में पहली बार 24 टीमें शामिल होगी। याद रखिएगा, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में कितने टीम शामिल होंगे। तो 24 टीम शामिल होंगे। इसकी मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है। तो भारत को चुना गया है। ठीक है, यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारत की प्रमुखता और खेल को वैश्विक स्तर पर विकसित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो निर्णय लिया गया है भारत को मेजबान के रूप में चुने जाने का, इसका मुख्य कारण क्या है कि हॉकी में भारत की प्रमुखता और खेल को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में जो भारत का योगदान है, ठीक है, उसी को देखकर उसी को देखते हुए ये चुना गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, यहाँ ये भी सवाल पूछा जा सकता है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर दिलीप तिर्की ने भारत की समृद्ध हॉकी विरासत पर प्रकाश डाला और इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी में देश की प्रतिभा और संगठनात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए तत्परता व्यक्त की। तो याद रखिएगा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर दिलीप तिर्की ने भारत की समृद्ध हॉकी विरासत पर प्रकाश डाला है, मतलब उसके बारे में बताया, और इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी में देश की प्रतिभा और संगठनात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए तत्परता व्यक्त की है। जैसे ही भारत को चुना गया, भारत इसमें तत्परता दिखाया है ताकि भारत में क्रिकेट के जैसा हॉकी को भी प्रोत्साहन मिल सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी में भी भाग ले सके। आप जानते हैं कि झारखंड में भी, रांची में भी लगातार हॉकी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, लगातार हॉकी का आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए भारत मेजबानी कर रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला सवाल है 13 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS शुरू की है। आपको बताना है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS शुरू की है। ऑप्शन है इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और संयुक्त अरब अमीरात। तो बताइए कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में भारत के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। चलिए आगे इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, भारत और UAE ने भारतीय रुपयों और UAE दिरहम, यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है कि UAE का मुद्रा क्या है, दिरहम। ठीक है, मुद्रा क्या है, दिरहम। भारत का तो आप लोग जानते हैं, UAE का मुद्रा दिरहम में द्विपक्षीय व्यापार लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आप भी जानते हैं कि अमेरिका के डॉलर को मानक के रूप में माना जाता है। हम लोग जो भी विदेशी व्यापार करते हैं तो उसके लिए भुगतान जो है वो डॉलर में करते हैं। लेकिन अभी जो है UAE के सरकार के द्वारा स्थानीय स्तर पर
ठीक है, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली का प्रारंभ किया गया है, जिससे क्या होगा कि डॉलर पर जो निर्भरता है, अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम होगा। ठीक है, चलिए, इस पहल का उद्देश्य प्रत्यक्ष मुद्रा निपटान के माध्यम से व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लेन देन लागत को कम करना और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच लेन देन को बढ़ावा देना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। क्योंकि मान लिया जाए डॉलर नहीं है तो आप अपनी मुद्रा दे करके वहां से लेन देन कर सकते हैं। ऐसे डॉलर के बिना नहीं होता था, लेकिन अभी जो ये दोनों सरकार हैं, यहाँ की जो सरकार है वो क्या है, स्थानीय मुद्रा लेन देन की भी बात कर रही है। ठीक है, स्थानीय मुद्रा निपटान के माध्यम से लेन देन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध है वो ज़्यादा मजबूत होगा। इसके अलावे जो अमेरिकी डॉलर है उस पर जो निर्भरता है वो कम होगा। चलिए, तो अगले कुछ दशकों में आप देखिएगा कि बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, बहुत सारा परिवर्तन होगा। आइए, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, कौन सा देश रूस के साथ सामरिक परमाणु हथियारों पर संयुक्त अभ्यास आयोजन करने में शामिल है? आपको बताना है कि कौन सा देश रूस के साथ सामरिक परमाणु हथियारों पर संयुक्त अभ्यास आयोजित करने में शामिल है। ऑप्शन है चीन, बेलारूस, पोलैंड, फिनलैंड। तो इसका सही आंसर होगा बेलारूस। ठीक है, सही आंसर है बेलारूस। बेलारूस रूस के साथ सामरिक परमाणु हथियारों पर संयुक्त अभ्यास आयोजित करने में शामिल है। यानी बेलारूस और रूस मिल करके सामरिक परमाणु हथियारों पर संयुक्त अभ्यास करने वाला है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। बेलारूस रूस के साथ सामरिक परमाणु हथियारों पर केंद्रित संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहा है, जिसका उद्देश्य सैन्य तत्परता को बढ़ाना और पश्चिमी देशों की कथित उकसावेबाजी का जवाब देना है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पूरा अभी जो पश्चिमी देश है वो आपस में झगड़ रहा है ना, एक दूसरे का मदद कर रहा है। यूक्रेन जो है नाटो के सदस्यता ग्रहण कर रहा था, इस पर रसिया के द्वारा हस्तक्षेप लगाया गया और यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। आप जान ही रहे हैं कि काफ़ी हद तक बढ़ गया है। इसमें नाटो सदस्य देश भी यूक्रेन का मदद कर रहे हैं और अभी के संदर्भ में ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन जो है एक मोहरा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो बेलारूस और रूस के साथ सामरिक परमाणु हथियारों पर केंद्रित संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहा है और इसका जो उद्देश्य है वो सैन्य तत्परता को बढ़ाना है। इसके अलावा पश्चिमी देश का जो उकसाने वाला नीति है, ठीक है, पश्चिमी देशों का जो उकसाने वाला नीति है कि दूसरे को उकसा दिए और हम अपना शांति होकर अपना हथियार बेच रहे हैं, इसको कम करना है। ठीक है, और इसका जवाब देना है। ठीक है, यह अभ्यास बढ़ते तनावों, खासकर यूक्रेन और नाटो देशों के बीच के संबंधों के बीच में रणनीतिक प्रतिक्रियाओं को दिखाता है। ठीक है, हम आपको बताया कि यूक्रेन और नाटो के बीच में किस प्रकार से संबंध है। यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था, रसिया उस पर लगाम लगाने की कोशिश किया तो नाटो देश जो है यूक्रेन को उकसा दिया है और यूक्रेन जो है रसिया से लगातार युद्ध कर रहा है और तबाह भी हो रहा है। कई बड़े बड़े शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है। ठीक है, तो ये जो उकसाववादी नीति है पश्चिमी देशों को, इस पर विराम लगाना, इसको कम करना, यही उद्देश्य है इसका। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, किस भारतीय राज्य में सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए निजुत मोइना योजना के तहत मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? चलिए, तो आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए, ठीक है, बाल विवाह रोकने के लिए निजुत मोइना योजना। अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि निजुत मोइना योजना किससे संबंधित है? तो बाल विवाह रोकने से संबंधित है। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य में सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए निजुत मोइना योजना के तहत मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? वजीफा का मतलब सहायता हो सकता है। ठीक है, सहयोग बोल सकते हैं। वजीफा उर्दू शब्द शायद लगता है और इसका मतलब है
कि सहयोग देना। ऑप्शन है आपके पास बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और असम। तो सही आंसर है असम। असम सरकार के द्वारा निजुत मोइना योजना चालू किया गया है। किसके लिए? तो बाल विवाह को रोकने के लिए। और इसके तहत जो है मासिक सहयोग देने की घोषणा, मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई है। चलिए आगे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, है ना। देखिए, असम सरकार ने निजुत मोइना योजना शुरू की है, जिसके तहत कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर तक की छात्रों को अगले 5 वर्षों तक मासिक वजीफा दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, असम सरकार के द्वारा निजुत वजीफा योजना शुरू किया गया है। किस से किस क्लास के बच्चों को? ठीक है, कक्षा के बच्चों को दिया जाएगा। तो 11 से स्नातकोत्तर, ठीक है, 11 क्लास से लेकर के स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को अगले 5 वर्षों तक मासिक वजीफा दिया जाएगा। इस उद्देश्य का पहल या इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर पढ़ने वाली लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके बाल विवाह को हतोत्साहित करना है। ठीक है, तो विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, जो भी लड़कियां पढ़ना चाहती है, उनको वित्तीय सहायता देना है और बाल विवाह को कम करना है। इसमें जो है कक्षा 11 और 12 के लिए 1000 रुपये प्रति माह, डिग्री छात्रों के लिए 1250 और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 250 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से सवाल हो सकता है। हम आपको बताएं कक्षा 11 से स्नातकोत्तर यानी पीजी तक के छात्रों को यह सहयोग दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह को रोकना है। तो कक्षा 11 और 12 के लिए 1000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावे कोई ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए 1250 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई पीजी करते हैं तो उनको 2500 रुपया दिया जाएगा। यह योजना शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने और कम उम्र में विवाह जैसी सामाजिक बाधाओं को कम करने के असम के प्रयासों का हिस्सा है। तो याद रखिए, असम सरकार का यह प्रयास है कि शिक्षा को बढ़ावा मिले और शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाया जाए और कम उम्र में जो विवाह हो रहा है उसको रोका जाए, बाल विवाह को रोका जाए। तो याद रखिएगा, निजुत, ठीक है, निजुत मोइना योजना बाल विवाह से संबंधित है, असम सरकार के द्वारा लाया गया है। इसमें कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनको सहायता राशि दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव कहाँ होने वाला है? तो आपको बताना है कि 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव कहाँ होने वाला है। ऑप्शन है आपके पास नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। 20 वर्षों के अंतराल के बाद नागालैंड में ऐतिहासिक नागरिक चुनाव निकाय होने वाला है। ठीक है, तो 20 वर्षों के बाद नागालैंड में ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होने वाला है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नागालैंड में 20 साल के अंतराल के बाद शहरी निकाय चुनाव होने जा रहा है। देखिए, 20 साल से शहरी निकाय चुनाव नहीं हुआ था, जिसमें 238 महिलाओं सहित 669 उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो कुल उम्मीदवार 669 हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 238 है। यह चुनाव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि इसमें महिला उम्मीदवारों के लिए 33% आरक्षण शामिल है। आप जानते हैं कि जो निकाय चुनाव होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी प्रमुखता से होती है और 33% आरक्षण भी मिलता है, जो राज्य में समावेशी शासन और प्रतिनिधित्व की दिशा में प्रयासों को दर्शाता है। मतलब राज्य में समावेशी विकास किया जा रहा है, महिला और पुरुषों पर कोई लैंगिक समानता का कोई भेदभाव, असमानता नहीं किया जा रहा है, कोई भी महिला और पुरुष के संदर्भ में भेदभाव नहीं किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन, NCISM द्वारा
NCISM द्वारा अपने चौथे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन का नाम क्या है? चलिए आपको बताना है कि NCISM द्वारा अपने चौथे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन का नाम क्या है? ऑप्शन आयुष प्राण वेद शक्ति, आयुष प्राण वेद शक्ति। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग को बताना है कि NCISM द्वारा अपने चौथे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन का नाम क्या है? चलिए इसका सही नाम है प्राण। ठीक है, सम्मेलन का नाम प्राण है। आगे हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग NCISM ने आसूस सम्मेलन में अधिकारों और नवीनताओं की रक्षा के लिए प्राण कार्यक्रम के साथ अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग ने आसूस सम्मेलन में अधिकारों और नवीनताओं की रक्षा के लिए प्राण कार्यक्रम के साथ अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया है। AICTE और शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति ISM के उन नवोन्मेषी पहलुओं की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया जिन्हें पेटेंट कराया जा सकता है। ठीक है, ये जो आयोजन किया गया है, ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखा गया है कि वैसी भारतीय चिकित्सा पद्धति को शामिल किया जा सके जिसको भारत पेटेंट करवा सकता है। ठीक है, जिसमें भारत जो है जो चिकित्सा पद्धति है जिसको भारत पेटेंट करवा सकता है, अपने नाम करवा सकता है, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। उनका व्यवसायीकरण किया जा सके, पेटेंट करवाया जाए, उसको बेचा जा सके, व्यवसायीकरण किया जा सके और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सके, जिससे इस क्षेत्र में स्टार्टअप के विकास को समर्थन मिल सके। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही था कि पेटेंट करवाना, जो भी चिकित्सा पद्धति है भारत में जिसको पेटेंट करवा सके। ठीक है, इसके अलावा उसका व्यवसायीकरण कर सके, इसके अलावे वो जो पद्धति है उसको हस्तांतरित भी कर सके, जिससे जो है इसका विकास हो सके और भारत में जो है स्टार्टअप का विकास किया जा सके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय कंपनी ने रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं को विकसित करने के लिए एज ग्रुप के साथ रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको बताना है किस भारतीय कंपनी रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं को विकसित करने के लिए एज ग्रुप के साथ रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही आंसर है अडानी डिफेंस। अडानी डिफेंस ने अडानी डिफेंस ने भारतीय कंपनी रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं को विकसित करने के लिए एज ग्रुप के साथ रणनीतिक सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने यूएई स्थित एज ग्रुप के साथ रणनीतिक सहयोग समझौते की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उनकी रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं को एकीकृत करना है। यह साझेदारी रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में संयुक्त उत्पाद विकास, अनुसंधान सुविधाओं और तकनीकी प्रगति के माध्यम से सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है, जो वैश्विक स्तर पर भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर जोर देती है। तो याद रखिएगा, एज जो है यूएई का है। ठीक है, इसके अलावे अडानी डिफेंस एवं एरोस्पेस के साथ दोनों मिलकर रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, इसका घोषणा किया है और इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा और एरोस्पेस क्षमता को बढ़ाना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू और कश्मीर ने किस देश के साथ अपनी कृषि साझेदारी को पूर्ण रणनीतिक समझौते में परिवर्तित किया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर ने किस देश के साथ अपनी कृषि साझेदारी को पूर्ण रणनीति समझौते में परिवर्तित किया है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, डेनमार्क। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। हाल ही में
जम्मू कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ अपनी कृषि साझेदारी को पूर्ण रणनीतिक समझौते में परिवर्तित किया है। चलिए आगे हम लोग देखें। जम्मू और कश्मीर ने 12 जून को न्यूजीलैंड के साथ अपने सहयोग ज्ञापन को एक व्यापक रणनीतिक समझौते में विकसित किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य प्रजनन प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि प्रबंधन और उन्नत रोग नियंत्रण उपायों में न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता के माध्यम से भेड़ और बकरी क्षेत्रों को बढ़ाना है। इस सहयोग में जम्मू और कश्मीर में न्यूजीलैंड के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आनुवांशिक नवाचार और कार्यशालाएं शामिल है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है या जम्मू कश्मीर जो है न्यूजीलैंड के साथ हस्ताक्षर किया है, ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है, समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रजनन प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, कृषि के संदर्भ में टिकाऊ प्रबंधन करना, इसके अलावा उन्नत रोग से जो है निपटारा करना है। जो भी रोग कृषि के संबंध में हो रहा है या फिर और पशुपालन के संबंध में हो रहा है उस पर नियंत्रण करना है। और इस सहयोग में जो है न्यूजीलैंड के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज का अंतिम सवाल। आज का जो अंतिम सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में 163 देशों में भारत का स्थान क्या है? आपको बताना है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में 163 देशों में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है आपके पास 112, 120, 124, 116। तो बताना है वैश्विक शांति सूचकांक। भारत हमेशा शांति का पक्ष धर रहा है, इसीलिए जब पूरा विश्व 2 गुट में बटा था भारत गुट निरपेक्षता नियम को अपनाया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में 163 देशों में भारत का स्थान कितना है। यहाँ पे ये दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि वैश्विक शांति सूचकांक में कितने देशों ने भाग लिया, तो 163। तो 163 देशों में भारत का स्थान 116वां है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देशों में भारत का स्थान 116वां है। तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको पहले भी पता है कि 20 क्वेश्चन अलग अलग सेशन में करंट अफेयर्स का मेरे द्वारा लाया जाता है, और आपसे गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आपको ये सेशन कैसा लगता है कमेंट करें। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।